डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये एक प्रकार से क्रिमिनल का अड्डा बना हुआ है। लेकिन 21 जनवरी को इसी डावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलिन श्वाब के साथ स्टेज शेयर किया और उसी कॉलिन श्वाब पर सबसे ज्यादा हमलावर थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोविड के दौरान कॉलिन श्वाब एक ऐसा धुरी बन गया था जो दुनिया भर के रैकेटियर्स को एक साथ खड़ा कर दिया था कोविड के लिए। और उसमें दुनिया भर की सरकारें भी शामिल हो गई थी। रैकेटियर्स एक तरफ थे। आप कल्पना कीजिए कि फाइजर के सीईओ वहां पहुंचे हुए थे। फाइजर के सीईओ का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कैमरा वाले उनके पीछे पड़ रहे थे और पूछ रहे थे कि ये जो तुमने बूटी बनाया है, इस बूटी का एडवर्स इफेक्ट जो हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ। तो भागता रहा फाइजर का सीईओ। तो उसी डावोस में एक जमाने में माननीय ट्रंप साहब बड़ी आलोचना कर रहे थे। लेकिन इस बार जो डावोस की मीटिंग हुई उसमें बड़ी प्रतीक्षा थी डोनाल्ड ट्रंप की। लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंचे भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच करके जो स्टेज सेट किया आज उस पर, और कौन बकरी था वहां पे, कौन मुर्गा था, कौन बकरा था, इसके बारे में बताएंगे आज। कसाई के रूप में कौन खड़ा हुआ। और इनका आज का की कसाई की कहानी नहीं है, ये धोखेबाजी बहुत पुरानी है। जब ये मित्रों के साथ रहते हैं तो कब ये पलट करके धोखा दे दे, कहना मुश्किल है। इसके पहले कि डावोस में जो कुछ भी हुआ उसके क्या मायने हैं, ये हम आपको बताएं। आपको थोड़ा सा नेपथ्य में लिए चलता हूं। याद कीजिए 1950 के पहले का दौर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। हिरोशिमा नागासाकी में तो बॉम्ब गिरा 6 और 9 अगस्त 1945 को। लेकिन 6 और 9 अगस्त 1945 के पहले जापान ने क्या किया अमेरिका के साथ? इसलिए मैं सिर्फ अमेरिका को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन अमेरिका अपनी विस्तारवादी नीति पर जैसे चल रहा था उसको रोकने के लिए जापानीज ने दुस्साहस किया। जो हवाई द्वीप है वहां पे, उस पर्ल हार्बर जो युद्ध युद्ध तट था, वहां पे जापान ने हमला कर दिया 7 दिसंबर 1941 को। और इस जापानी हमले में कहा जाता है कि कम से कम 8 से 21, अब एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं आपको 8 मिलेगा, कहीं 21 मिलेगा, युद्धपोत ध्वस्त हो गए अमेरिका के। और कम से कम 150 एयरक्राफ्ट या तो खत्म हो गए पूरी तरह से या क्षतिग्रस्त हुए, 150 एयरक्राफ्ट। और 2500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की जान गई। उसके बाद अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करना खुद को अवश्यंभावी मान लिया और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर गया, आप सबको मालूम है। और उस वक्त अमेरिका के साथ रसिया था, रसिया के साथ फ्रांस है, फ्रांस के साथ इंग्लैंड है, जो एलाइज कंट्रीज थे। एक तरफ एलाइज था और दूसरी तरफ एक्सिस पावर थे, जिसको आप धुरी राष्ट्र कहते हैं। और धुरी राष्ट्र में इटली, जापान और जर्मनी था मोटे तौर पर। और एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, ऐसे मजबूत देश थे। और आखिरकार एक्सिस पावर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, हरा दिया। नाजियों के खिलाफ लड़ाई थी। उस वक्त जब अमेरिका और रसिया साथ साथ थे तो एक वैचारिक जो विरोधाभास था, उसके बाद वो दोनों साथ आए थे। ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। एक तो कैपिटलिस्ट कंट्री और एक कम्युनिस्ट कंट्री और एक सोशलिस्ट कंट्री आप कह लें, साम्यवादी देश। दोनों के विचार में आमूल चूल डिफरेंस है, धरती आसमान का फर्क है। इस पर मैं एक अलग से आपको कार्यक्रम करूंगा। जो आजकल जो पुतिन कह रहे हैं वेस्ट के दर्शन के बारे में और वेस्ट के सोशल फैब्रिक के बारे में, जो पुतिन कह रहे हैं, उस पर मैं अलग से विस्तार से आपको एक कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि इतने में समेटना बहुत मुश्किल होगा, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि दो विपरीत विचारधारा वाले एक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नाजियों से लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। जर्मन के नाजियों से इकट्ठे तो हुए, लेकिन जैसे ही ये
जापान को उन्होंने ध्वस्त किया, नागासाकी को, क्योंकि जापान से उनको बदला लेना बहुत अवश्यंभावी था, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 की घटना अमेरिका को बार-बार परेशान कर रही थी, जिसमें जापान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। और इसीलिए जापानीज इस मुद्दे को कभी उठाते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो गलती जापान ने की थी, उसका नतीजा उनको भुगतना ही था। इसलिए जब भी लोग कहते हैं कि अमेरिका ने बहुत क्रूरता की, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, तो उसके पहले थोड़ा-सा उनको सोचना चाहिए कि पर्ल हार्बर में जापान ने क्या किया। लेकिन आज मैं इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं? 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह समझिए कि उस वक्त जो मित्र राष्ट्र थे, जो अलाइज पावर थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद दुश्मन हो गए। और फौरन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा शीत युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? अमेरिका और रसिया के बीच में। और पूरी दुनिया दो धुरी में बट गई। कुछ अमेरिका की तरफ लीनियंट हो गए और कुछ रसिया की तरफ लीनियंट हो गए। अब तब से लेकर के ये धुरी चलती रही, ये शीत युद्ध चलता रहा तब तक, जब तक कि अमेरिका ने यूएसएसआर को विखंडित नहीं कर दिया। अब वो आपको मालूम है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आप सबको भी मालूम है, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, सब आपने पढ़ाई किया है। गोरबाचोव के जमाने में यूएसएसआर को खत्म कर दिया गया। और जब यूएसएसआर विखंडित हुआ, रसिया कमजोर हुआ, उसके बाद एक प्रकार से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। तो 1950 तक तो ये रहा कि चलिए एक साथ था, लेकिन ठीक वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया दो ध्रुव में बट गई और दो सुपर पावर आमने सामने खड़े हो गए। ये 30-35 वर्षों तक चला। और जब 1990 में यूएसएसआर खत्म हो गया, 88-87 से 90 के बीच में खत्म होना शुरू हो गया था, उसके बाद 90 से लेकर आज तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपनी हेजीमनी दी, कैसे लैंड लीज एग्रीमेंट करके कैसे इंग्लैंड को उन्होंने मदद किया था, सामरिक मदद किया था, आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपनी हेजीमनी स्थापित की, लेकिन फिर जो ये शीत युद्ध चलता रहा तो उनको टक्कर रसिया देता रहा। लेकिन 30-35 वर्षों के बाद अगेन अमेरिका फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया यूएसएसआर के विखंडन के फौरन बाद। और तब से लेकर के तो आप देख रहे हैं, वियतनाम युद्ध हो जाए, इराक युद्ध हो जाए, अफगानिस्तान युद्ध हो जाए, जहां मर्जी होता है, ईरान हो जाए, जहां मर्जी होता है वहां पहुंच जाता है। क्यूबा हो जाए, अब वेनेजुएला, अब फिर से क्यूबा और फिर से मैक्सिको, इसकी कहानी चल रही है। मतलब कभी जो मित्र बन करके विश्व युद्ध किया था, अब उसी का खौफ दिखा रहा है अमेरिका, उसी को दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर किए हुए है, उसी को कह रहा है कि नहीं, इससे हमको बचने के लिए हमको ये सब काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे साहब? तो वेनेजुएला को कब्जा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रशियन तेल को हमें रोकना है। अब कहानी देखिए, तो वेनेजुएला का तो उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर कह रहा है कि नहीं, रशियन और चाइनीज ये दोनों आ जाएंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, इसलिए ग्रीनलैंड को हमको कब्जे में करना पड़ेगा। अब ग्रीनलैंड को भी हम कब्जा करेंगे। नया नया नैरेटिव दे रहा है। मिडिल ईस्ट में कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट ऑर्थोडॉक्स है उसको काउंटर करने के लिए हमें वहां पर एंटर करना पड़ेगा। हर जगह यह चौधरी जो है अपने अपने तरीके से नया नया नैरेटिव गढ़ रहा है।